ठीक है। हमने ये बात की थी कि मतभिन्नता जो होती है ना, ये सिर्फ टॉपिक ही लर्न करने हैं। एक पराशर जी बोल रहे हैं, एक बालप्रद जी बोल रहे हैं, लेकिन फॉलो सिर्फ पराशर जी का हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा सीरियस नहीं होना, एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट का आएगा। मैंने इसके पॉइंट्स भी कुछ बना दिए हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। भाव बनाम राशि कुंडली। कोई पर्सन कह रहा है भाव को इंपॉर्टेंस दो, हाउस को, और कोई कह रहा है राशि को। राशि को जब देंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि उच्च नीच क्या है, और कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है। लेकिन भाव से तो ऐसा कुछ नहीं पता चलता। भाव तो हम ये कह सकते हैं सिर्फ कि 6 8 12 बुरे होते हैं, 3 6 11 तृष्णाएं होते हैं। इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कह सकते। गज केसरी योग जरूर पता चल जाता है। जैसे हम कहते हैं कि चंद्रमा से 10वें घर में यदि बृहस्पति हो। बृहस्पति, राइट। ठीक है ना। तो बस यही हम्म। चीजें पता चलती है और कुछ नहीं। लेकिन वो कहता है कि राशि के बिना तो त्रिकोण शोधन ही नहीं होगा। हम्म। सारे कोई भी शोधन ही नहीं कर पाएंगे हम तो। और जब शोधन नहीं करेंगे तो अष्टक की इंपॉर्टेंस ही क्या। सबसे बड़ी बात तो यही है ना। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है बिंदु 337 या 386। बिंदु 337 या 386, इसका मतलब समझ आ रहा है। हमने अभी तक जितने भी भिन्नाष्टक वर्ग बनाया ना, उसका टोटल, सारे भिन्नाष्टक का लोगे, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र, इन सब का टोटल करोगे तो 337 बनेगा। लेकिन वो कहता है कि लगन का भी बीएबी बनना चाहिए, और जिसमें 49 बिंदु टोटल होने चाहिए। तो ये लग्नाष्टक भी एक बनना चाहिए। तो पराशर जी कहते हैं कि लगन तो सब में ही ऐड हो रहा है। जब हम सूर्य चंद्र मंगल बुध राहु करते हैं तो लास्ट में लगन करते हैं, राहु नहीं मतलब, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु लग करते हैं तो उसमें लास्ट में भी लगन लगन करते हैं। तो अलग से अब लग्नाष्टक क्यों बनाए भी। और जब हम लग्नाष्टक भी बनाते हैं तो हमारा डिवाइडेशन ठीक नहीं होता। देखिए, जैसे लग्नाष्टक को क्यों सम्मिलित किया जाए। पराशर में लगन का अष्टक वर्ग देखकर ही इसको अष्टक वर्ग बनाया है। इसमें लगन अष्टक वर्ग के लिए 49 बिंदु दिए हैं। आयुर्दय की गणना के लिए लग्नाष्टक वर्ग महत्वपूर्ण करनी कड़ी है। यद्यपि लगन निश्चित होता है, लेकिन इसका स्वामी गोचरवश प्रभावित होता है। लग्नाष्टक को क्यों नहीं जोड़ा जाए। विभिन्न ग्रहों के बीएवी में लगन से शुभ स्थानों की गणना पहले से ही की जाती है, अतः उसको दूसरी बार जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। लगन पूर्णतः निश्चित होता है, इसका कोई गोचर नहीं होता। यदि लग्नाष्टक के बिंदुओं को जोड़ते हैं तो सर्वाष्टक के कुल कुल बिंदु बन जाते हैं 386, जिनको हम 12 से भाग देने पर भागफल आता है 32। जबकि अष्टक वर्ग के सभी विशेषज्ञ 28 बिंदु की राशियों को सामान्य बल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो हमने 337 बिंदु ये वाली बात कही है, ये देखिए, ये जो 337 बिंदु है, जब हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं, 12 हमारे सारे वो हैं आपके घर। हम्म। तो हमने अभी तक ये माना था कि 28 बिंदु इज एवरेज। अभी तक हम यही बोल रहे थे, 28 बिंदु जो एवरेज हैं वो सही हो जाते हैं सर्वाष्टक वर्ग में। जब हम इसके बिंदु ज्यादा लेंगे तो ये तो बैठेगी नहीं कैलकुलेशन। 28 बिंदु जब हम इसको सही ले रहे हैं, 300 जब हम लग्नाष्टक के बिंदु अलग से ले लेंगे तो ये 337 से डिवाइड करेंगे तो ये बैठेगा नहीं, 32 बिंदु बैठ जाएगा। तो अष्टक वर्ग की सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, सारा टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि लगन में, लगन तो खुद तो मूव करता ही नहीं है, जबकि 5 नंबर राशि है वो तो गोचर वाइज हमेशा मूव करती रहेगी, 8 नंबर वाइज राशि भी मूव करती रहेगी। लगन तो फिक्स हो जाता है। तो इसलिए भी इस लगन की कोई वैल्यू नहीं है, लग्नाष्टक बनाने का कोई वैल्यू नहीं है, वो ये कह रहा है। दोबारा से समझो। बिंदु 337 अथवा 386, 386 बिंदु 49 बिंदु ऐड करके होगा। तो आपका ये एक नंबर में आ सकता है कि लग्नाष्टक के बिंदु कितने बोले गए हैं या कितने जोड़ने पर कितने बन जाते हैं।
ठीक है। अभी तक हम 337 बिंदु पे काम कर रहे हैं। लग्नाष्टक को क्यों सम्मिलित किया जाए? पराशर में लगन का अष्टक वर्ग देख कर ही इसको अष्टक वर्ग बनाया है। लगन का अष्टक वर्ग ऐड करके उसमें लगन अष्टक वर्ग के लिए 49 बिंदु दिए हैं। आयुर्देय की गणना के लिए लगनाष्टक वर्ग महत्वपूर्ण है। ये क्यों बात कही? आपने देखा होगा कि जब हम आयुर्देय की गणना करते हैं ना, तो लगन की एक ना अलग से इंपॉर्टेंस होती है। एक तो आपने पाठ खुद अभी किया कि लगन से राइट हैंड साइड पे प्रकाशित भाग हो जाता है, तो उसमें कितना हरण वगैरह होता है। ऐसे ही जब हम नेक्स्ट सेशन में आते हैं, तो लगन की और इंपॉर्टेंस हो जाती है आयु निकालने के लिए। लगन में कोई क्रूर ग्रह बैठता है तो उसकी आयु आधी हो जाती है। तो लेकिन अष्टक वर्ग तो अभी तक भी काम करेगा ना, तो उसी के लिए सेंटेंस सही है। यद्यपि लगन निश्चित होता है, लेकिन इसका स्वामी गोचरवश प्रभावित होता रहता है। तो लगन में तो कोई भी राशि आ जाती है, कभी भी आ जाती है। लगनाष्टक को क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? विभिन्न ग्रहों के पीएवी में लगन से शुभ स्थानों की गणना पहले से ही हो जाती है। लगन पहले से ही ऐड हो जाता है, तो दूसरी बार जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। लगन पूर्णतः निश्चित होता है, इसमें कोई गोचर नहीं होता। वो कह रहा है कि लगन निश्चित होता है। वो कहता है ऊपर वाला कि लगन में तो हर बार स्वामी चेंज होता रहता है, गोचरवश तो चलो चेंज हो जाता ना। यदि लग्नाष्टक के बिंदुओं को जोड़ते हुए, वो 386 और 28 बिंदु का मैंने आपको बता दिया। 386 को 12 भागों से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा। 32 का अभी तक हमारे चैप्टर में कहीं कुछ नहीं है। उससे हमारी सारी शुरू से पूरी अष्टक वर्ग की बुक ही चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है कि राहु के अष्टक वर्ग को भी बनाना चाहिए। अभी तक हमने राहु केतु का बीए भी नहीं बनाया। पराशर ने राहु के अष्टक वर्ग को नहीं लिया है, केवल शंभु होरा ने ही लिया है। अधिकतर विशेषज्ञ इस बात में एक मत हैं कि अष्टक वर्ग में बिंदुओं की कुल संख्या 337 है। राहु चूंकि एक छाया ग्रह है, उससे अष्टक वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। उसे किसी भी राशि का स्वामित्व भी नहीं दिया गया है। जब राहु के पास कोई राशि ही नहीं है, तो कैसे काम करेंगे? संभवतः इन्हीं कारणों से ना तो राहु को शेष 7 ग्रहों की तरह सर्वाष्टक वर्ग में कोई स्थान दिया है, और ना ही किसी कक्षा का स्वामी बनाया गया। तो राहु को तो कोई वैल्यू नहीं दी गई कहीं भी। अष्टक वर्ग में भी सर्वाष्टक जब हम मनाते हैं, तो राहु को हम कोई नहीं देखते, हम सिर्फ सर्वाष्टक के बिंदु देखते हैं। बीए भी बनाते हैं तो भी राहु नहीं आता। कक्षाएं हमने सीखी, उसमें भी राहु का कोई रोल नहीं था। ठीक है। सामान्यतः राहु के गोचरवश परिणाम दूसरे ग्रहों की कक्षाओं के द्वारा दिया जाता है। इसका रीजन वो ये बता रहा है, क्योंकि राहु जिस राशि में बैठता है, जिस ग्रह के साथ होता है, वो उसी के परिणाम देता है। तो जब वो गुरु के साथ बैठा है और गुरु को हम देख रहे हैं, तो गुरु डबल थोड़ी कर देंगे। वो राहु तो गुरु की तरह काम करेगा इस समय। इसीलिए राहु का अष्टक वर्ग अलग से नहीं बनाना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है राहु की गति वक्री है। अतः गोचर को इसकी कक्षाओं का इस प्रकार से होती है: लगन, चंद्र, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि। राहु किसी भी कक्षा में लगभग 2.25 महीने गोचर करता है। अन्य क्रूर ग्रहों की तरह राहु में गोचर का परिणाम चंद्रमा से 3, 6, 11 भाव में शुभ होता है, अन्य भावों में अशुभ होता है। राहु की गति भी वक्री होती है, तो भी नहीं लिया जा रहा। ठीक है। फिर भी ये लाइन याद कर लेना, राहु किसी भी कक्षा में लगभग 2.25 महीने गोचर करता है। नेक्स्ट आ गया बिंदु के बारे में बताना। पराशर बनाम वरामिर क्या कहते हैं? ये पॉइंट ये है कि जो बीएवी बना है ना चंद्रमा का, मून के बीएवी में आप देखोगे, पराशर जी ने तो यही सीरीज दे रखी है। बताती हूँ। चंद्रमा के अष्टक वर्ग में जन्मकालीन बृहस्पति और शुक्र के अष्टक वर्ग में मंगल द्वारा प्रदत्त बिंदु, ये विवाद ग्रहों की स्थिति से मूल शुभ स्थानों को लेकर है। ऋषि पराशर और वारामिर सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि और लगन के अष्टक वर्ग में एक मत है, किंतु चंद्रमा और शुक्र में मतभेद है। कैसे, ये देखिए समझिए। चंद्र का अष्टक वर्ग जन्मकालीन बृहस्पति से शुभ स्थान।
चंद्रमा का बीएबी लिया है। पराशर जी ने, आप चंद्रमा के अष्टक वर्ग में बृहस्पति के उसमें जाएंगे तो बृहस्पति ने ये बिंदु दे रखे हैं, पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में। जहां हम देखते हैं कि बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है उसको टिक करते हैं, और फिर उससे पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में हम बिंदु दे देते हैं। हम अभी तक यही कर रहे हैं। लेकिन वराहमिहिर कहते हैं कि दूसरे घर को मत लो, 12वें घर को ऐड करो। बृहस्पति जो है चंद्र के विनाष्टक में 12वें घर में बिंदु देगा। हम सिर्फ पराशर जी को ही फॉलो करते हैं। ये दोनों में मतभेद है। उनके अकॉर्डिंग रिसर्च में 12वें घर में बिंदु देने पे रिसर्च अच्छी हुई, इनके अकॉर्डिंग दूसरे घर में। तो एक घर इन्होंने ऐड किया, एक घर इन्होंने ऐड किया। एक घर इन्होंने लेस किया 12वां, इन्होंने लेस किया दूसरा। 2 12 का फर्क है। ऐसे ही शुक्र के अष्टक वर्ग में जन्मकालीन मंगल से शुभ स्थान, शुक्र का अष्टक वर्ग खोलेंगे तो उसमें मंगल खोलेंगे, जब मंगल ने कितने बिंदु दिए, तो यहां पे चौथे घर को बिंदु दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने 5वें घर को। यही फर्क है इसमें। ये ऐसे ही रटना है, आप लोगों को इसमें कोई प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाना। ये 4 लाइनें, 2 लाइनें रटनी है बस, कि 2 12 का कॉम्बिनेशन कहाँ फर्क है, किसके अष्टक वर्ग में है, किसके उसमें फर्क है, बृहस्पति में और यहां मंगल में। अष्टक वर्ग किसका है, चंद्रमा का और शुक्र का। मंतेश्वर ने ऋषि पराशर को लिया है, जबकि श्री राव सर जी ने वरामिर को वरीयता दी है। डॉक्टर बी वी रमन भी वारामिर को वरीयता दी है। अंतर केवल 2 स्थानों पर होने के कारण सर्वाष्टक वर्ग एवं भिन्नाष्टक वर्ग पर मामूली असर पड़ता है, किंतु शुद्ध पिंड की गणना में काफी अंतर आ जाता है। ठीक है। अब ये लास्ट का एक दो टॉपिक है आपके, अष्टक वर्ग और मूर्त, अष्टक वर्ग और दशा। अष्टक वर्ग और दशा अंतदशा इससे कैसे देखते हैं। विषोंतरी दशा हम निकालते, विषोंतरी दशा ही है। दशा वह फल दे सकती है जिसका वायदा जन्म कुंडली में किया है। ज्योतिष के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार ही जन्म कुंडली की जांच करनी चाहिए, जैसे ग्रह कहाँ स्थित है, उन पर किसकी दृष्टि है, अर्थात पीएससी। पीएससी की फुल फॉर्म बताए ना आप लोगों को। जी मैम। पोजीशन, एक्सपेक्ट, कंजक्शन। आपका इंटरव्यू होगा उसमें भी तो पूछा होगा, पीएससी वगैरह की फुल फॉर्म पिछली बार पूछी थी हमसे। शनि की साढ़े इंटरव्यू। सात सती पूछी थी। इंटरव्यू। इंटरव्यू बोल रहे हैं। आप म्यूट पे हो दोनों। नहीं, मैम म्यूट अभी पे तो नहीं है। हम सीनियर अलंकार में आए हैं ना, वो सॉरी, मैं अचार्य में बैठी हूँ। उस मैं अचार्य सोच रही थी तभी। जब आप अचार्य में जाओगे ना, आप लोगों का इंटरव्यू होगा, तो अच्छा, उसमें इंटरव्यू। आप लोगों से ये पीएससी का पूछेंगे फुल फॉर्म, साढ़े सात सती पूछेंगे, और उस समय किसका गोचर चल रहा है, और एक आधे क्वेश्चन और थे, एक आधा योग पूछते हैं। 5 क्वेश्चन थे, वो रिपीट हो रहे थे। मेरे को याद आएगा मैं वॉइस मैसेज पे डाल दूंगी, तो थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाना। अच्छा। एक और था, इंटरव्यू किसने लिया, कौन लेंगे, ये सब टीचर्स बैठे जो होते हैं, हमारे हैं? सब सारे एक एक हाउस में। एक में राजवीर सर है, एक में मनोहर दास सर थे, एक में दो दो थे, एक एक रूम में दो दो सर थे। तो आप कभी किसी के पास नंबर आ रहा है, कभी यहाँ नंबर आ रहा है, कभी वहां नंबर आ रहा है, ऐसे ही होता चल रहा था। आई थिंक मोस्टली गोचर वाले क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस और थे। तो जो भी बाहर निकलता जाएगा पहले उससे पूछ लेना, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ना जवाब दो ना तो बड़ा अजीब सा लग रहा था।
यदि दशा स्वामी के जहां पर कुंडली में स्थित है सर्वाष्टक वर्ग में 28 से अधिक और भिन्नाष्टक में 4 से अधिक बिंदु हो तो दशा विधि में शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि कुंडली में दशा स्वामी को अपनी कक्षा स्वामी द्वारा बिंदु मिला हो तो महादशा स्वामी ग्रह को शुभ फल देने की स्वतः शक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि तीनों नियम अंतदशा स्वामी द्वारा लागू होते हैं, किंतु यहाँ अतिरिक्त बात यह है कि महादशा स्वामी के विनाष्टक में अंतदशा स्वामी ने कितने बिंदु प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार अंतदशा स्वामी के अष्टक वर्ग में महादशा स्वामी ने कितने बिंदु प्राप्त किए हैं। महादशा और अंतदशा के विशेष संदर्भ में ये बातें दोहराई जाती है। इस लाइनों का मतलब ये है कि जब हमारी दशा चलती है तो भी हम अष्टक वर्ग से बहुत कुछ देख सकते हैं। जैसे आप लोग की समझ लो मंगल में गुरु की दशा चल रही है, ठीक है, तो मंगल कहाँ बैठा है, आप सर्वाष्टक वर्ग में वो वाले बिंदु देखो टोटल। मंगल का अपना घर किस कौन सा है, कौन से भाव का स्वामित्व लेके बैठा हुआ है, वहां के बिंदु देखो। इसका मतलब मंगल आपकी अच्छी दशा जाएगी। फिर आपने देखा गुरु की, गुरु कहाँ बैठा है, उसके ग्रह उसके अपने घर कौन से दो बने हुए हैं इस समय, उसमें देखो कितने कितने मार्क्स दे रखे, इसका मतलब दशा अच्छी जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद मंगल के भिनाष्टक में गुरु ने कितने नंबर दे रखे, गुरु के भिनाष्टक में मंगल ने कितने नंबर दे रखे, आपस में कितना समझौता अच्छा जा रहा है। टोटल देख लो 7 बिंदु, 6 बिंदु, 4 बिंदु, तो मतलब दोनों के रिलेशन में दशा अंतदशा में अच्छी दशाएं जाएंगी। बस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है। वैसे ये बहुत कम आता है, तो एक दो बार रीड ही कर लेना, नॉलेज हो जाए, कुछ आ जाए तो लिख सको, आता नहीं है ये तीनों चारों पॉइंट जो अब वाले हैं ये अभी आ नहीं रहे हैं ज्यादा ज्यादा, फिर भी पढ़ लेना एक बार, ठीक है, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अष्टक वर्ग और गोचर, गोचर के परिणाम जन्म पत्रिका के द्वारा इंगित परिणाम और इन परिणामों को पोटली बनाकर गोचर को सौंपती है। गोचर के परिणामों को सूक्ष्म रूप से विवेचना के लिए अष्टक वर्ग के बिंदु बहुत सहायक होते हैं। ये बात आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी कि हमारी कुंडली में जब तक ग्रह राजयोग दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, तो वो सिर्फ पेपर वर्क है। उसके बाद जब दशा आती है, दैट मीन्स वो टेबल हिली, वो पेपर नोटबुक हमने खोल ली। अब हमें वो देखना है वो नोटबुक में जो लिखा हुआ है क्या वो हमारी समझ में आ रहा है, क्या हम उस बातों को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। उस किताब को जो आपने आज तक कभी मैनिफेस्टेशन की बुक ले रखी होगी, जो स्टोर रूम में पड़ी है, जो आपने निकाली, क्या आप उस मैनिफेस्टेशन की बुक को अब आप समझ पा रहे हो। अब आपको उसकी लैंग्वेज समझ आ रही है। जैसे अभी आपको ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, ये आपको अचारे में समझ आ जाएगी। अभी ये सिर्फ पेपर वर्क है, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाता है, जब आपको बात समझ आती है वो हो गई दशा, और जब आप उसको रेमेडी को अपने पे अप्लाई कर लेते हो, जब वो मैनिफेस्टेशन के पूरे तरीके, पूरा मुहूर्त निकाल के काम करते हो, तो मुहूर्त का प्रॉपर यूज कर रहे हो आप, वो हो गया आपका गोचर। तो गोचर में, लेकिन उस गोचर की बुक के 30 पॉइंट को आपने 30 के 30 लिए कि 10 लिया, तो उतना ही रिजल्ट आएगा। यदि आपके सर्वाष्टक वर्ग में उस वाले हाउस में जहां से गोचर हो रहा है गुरु का, उसमें 10 पॉइंट दे रखे हैं, सर्वाष्टक में 25 दे रखे हैं, तो वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। यदि उसमें 35 45 दे रखे हैं तो रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। गोचर का मतलब क्या हुआ? ट्रांजिट। ट्रांस ट्रांजिट मतलब ग्रहों का एक उससे एक हाउस से दूसरे हाउस में जाना है। जो हम कुंडली बना रहे हैं आज का ट्रांजिट की, हम्म। ट्रांजिट का मतलब, ट्रांजिट क्या है, ट्रांजिट को ऐसे समझो, 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। जब तक हमारा 1 जनवरी आता ना, तब तक तो हम देखते भी नहीं कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। हमने कभी पढ़ा भी नहीं, सोचा भी नहीं, ना सोच दिमाग लगाया। जब हम जुलाई अगस्त में आए
तब हमने देखा, देखूं जरा ये कब खत्म हो रहा है, सावन कब खत्म हो रहा है, रक्षाबंधन कब आया। तो अब हमने देख लिया 9 अगस्त को है, शनिवार को, हम्म। यहां तक तो पहुंच गए। ये हो गई हमारी दशा, जब हम नियर बाय आ गए उसके। जब जिस दिन शनिवार आएगा 9 अगस्त होगा, वो हो गया आपका गोचर। उस डे को आप इंजॉय कर रहे हो या फील कर रहे हो या कैसा भी कर रहे हो, वो हो गया आपका ट्रांसिट। सेम डे आप जो बिताते जा रहे हो, बिताते जा रहे हो। तो ऐसे ही जैसे आपके लगन में समझ लो जुपिटर बैठा है 4 नंबर राशि में, आपकी 4 नंबर राशि है, 4 नंबर राशि में जुपिटर बैठा है, लगन में बैठा है या कहीं भी बैठा है, और जुपिटर 4 नंबर राशि में कर्क में आने वाला है। जिसका भी गुरु गुरु जो है कर्क राशि में बैठा है, उसके 1 साल रिजल्ट देख लेना कितने बढ़िया मिलेंगे। क्योंकि गुरु जहां जन्मकालीन है, उसके ऊपर गुरु ट्रांजिट कर रहा है। एक साधु के समझ लो, साधु बैठा हुआ था, उसने मूवमेंट कर ली अपनी, अपने मंत्रों से थोड़ा हिल गया, तो वो अब कह रहा है आ जाओ जिसको आशीर्वाद लेना है, सब लाइन में आ जाओ, 1 साल के लिए मैं आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। अब वो वाली सिचुएशन है। लेकिन जब गुरु थोड़ी देर के लिए उठ जाएंगे, वॉशरूम जाएंगे, कहीं जाएंगे, या कहेंगे आज मेरा मूड नहीं है, तो वो हो गया गुरु वक्री। उस दिन वो आपको आशीर्वाद नहीं देगा।